हर जुम्मा से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, पीटीआई की हुकूमत को 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया। अगर 1 माह या कुछ इस तरह से हम ऊपर कर भी लें तो मसला ये रहा कि 3 साल में जो कारकर्दगी थी उसमें जो वादे थे, शुरू में जो दावे थे, वो तो नामुकम्मल अपनी जगह रहे। ये हुकूमत किसी न किसी तनाज़ात में उलझी रही या तनाज़ात को तूल देती रही। उसकी वजह क्या हुई? महंगाई में हद दर्जा इजाफा हो गया, करप्शन में मजीद इजाफा हो गया, डेवलपमेंट काम नहीं हो सके, डॉलर रेट ऊपर चला गया, लूटा हुआ पैसा जो सबसे बड़ी बात थी वो भी मुल्क में वापस नहीं आ सका। वजूहात क्या रही, आगे इन 2 सालों में क्या ऐसा कर जाएंगे जो पिछले 3 साल में ना कर सके? इन तमाम चीज़ों का जो जवाब दे सकते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। पहले तो ये बात बताएं, जो मैंने इंट्रो में बातें की हैं आपकी हद तक आप अग्री हैं। एक चीज़ भूल गई थी, कर्जे मजीद ले लिए जो काम पिछली हुकूमतें भी ना कर सकी। आपका जो इंट्रो था वो क्लासिक एग्जाम्पल था जो पढ़ के ना किया जाए। उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें कि आपने जो अपने इंट्रो में 3-4 पहली चीज़ें की, पहली आपने कहा कि कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अब आप ज़रा वादे देखें हमारे क्या थे। पहला वादा हमारा ये था कि हम इस मुल्क में जो करप्ट लोग हैं उनको हम गिरबान से पकड़ेंगे। हमने ना सिर्फ उनको पकड़ के छोड़ दिया, किसी को नहीं छोड़ा, मुल्क से बाहर भी भेज दिया। मुल्क से बाहर तो आपने भेजा, आप हमने क्यों भेजा सर? आपके दस्तखत नहीं, आपने जिन्होंने भेजा वो अदालतों से आपने उस वक्त सबसे ज्यादा हमारे एंकर जी रो पीट रहे थे कि बाहर नहीं जाने दिया। लेकिन शीरी मजारी की आंखों में आंसू आए थे। नहीं, वो तो वहाँ पे दिल पिघल गए उन्होंने दिया था। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। पहली बात देखिए आप, नंबर 1, हमने पहली बार पाकिस्तान में 1970 की दहाई के बाद पहली बार पाकिस्तान में क्लीन गवर्नमेंट लेके आए। कोई आदमी जो वज़ीर-ए-आज़म का बदतरीन मुखालिफ है वो वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर, कैबिनेट के ऊपर 1 रुपये करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। क्लीनेस्ट गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में हमने दी। नंबर 2, हमने एहतसाब का सबसे जो वादा किया था हमने उसको पूरा किया। आज पूरी अपोजिशन का सिर्फ एक ही गिला है कि आप एहतसाब के ऊपर हमसे कंप्रोमाइज़ कर लें, जो हम करने को तैयार नहीं हैं। सब के ऊपर केसेस हुए, सब जेलों में गए। आपने कहा रिकवरी नहीं हुई। एक केस जो मंतकी अंजाम तक पहुंचा, जो पहुंचा था ना वो तो पहुंचे, उनको वो मुल्क से बाहर चले गए। जो पहुंचा वो मुल्क से बाहर चला गया। मंतकी नहीं, नवाज शरीफ को सजा हुई, वो मुल्क से बाहर है। नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, वो भी बाहर है, जेल से बाहर है। जेल पे मतलब आप चाहती हैं कि उनको जेल में डाला जाए? मैं ये चाहती हूँ कि मंतकी अंजाम तक कोई केस पहुंचा हो, ख्वाजा से साद रफीक फला उनसे कोई रिकवरी हुई हो। रिकवरी तो 500 अरब रुपए की हो चुकी है। 497 नहीं, इनसे भी हुई है। 497 अरब रुपए की कुल रिकवरी हुई है। कल डिप्टी कमिश्नर्स ने हुक्म दिया है नवाज शरीफ के सारी जायदाद को बेच के जो उनका पैसे हैं वो पूरे किए जाएं। मैं इस बात पे तो आपके साथ एक्चुअली इतफाक करूँगा कि जिस स्पीड से यह एहतसाब का अमल होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और अगर आप गौर करें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो हमारे गिले हैं नायब से वो यही है, और जो हमारे अदालती निज़ाम से, कि जो लोग हैं वो नहीं ये देखना चाहते कि ये क्या डिले हुआ, नायब की प्रोसिक्यूशन में क्या मसला था, क्या नहीं था। लोग चाहते हैं कि आप रिज़ल्ट दें। अब वो रिज़ल्ट हमारे यहाँ आइन है, हम कोई आइन के बगैर की सोसाइटी तो नहीं है, ना ही हमारे यहाँ बादशाहत है। प्रोसिक्यूशन वीक रही, प्रोसिक्यूशन भी उसमें भी ज़ाहिर खामियां होंगी, केस बनाने में खामियां हैं, प्रोसिक्यूशन में खामियां हैं, प्रोसिक्यूशन में खामियां है। उसके बाद मसलन मैं आपको हुकूमत ने माजरत के साथ पीटीआई की हुकूमत ने फवाद चौधरी के भाई को स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब लगा दिया ताकि वो खामियां दूर कर सकें। नहीं, वो तो लॉयर है ना उनका, वैसे उसको होना नहीं चाहिए। की एग्जांपल है। नहीं, ठीक है, मैं तो कह रहा हूं आपके अपने लोग एतराज कर रहे हैं। उसका 1.5 लाख रुपया उसका टोटल उसने केस। आपके अपने लोग एतराज कर रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं कैसे अपॉइंट हो गया। लेकिन आपके अपने लोग एतराज कर रहे हैं। आपको पता है आपके अपने लोग एतराज कर रहे हैं? नहीं, एतराज सबसे पहले तो मैंने ही किया है कि क्या जरूरत है लगने। नहीं, आपके अपने लोग एतराज कर रहे हैं, आपको पता है? अपने लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मैं खुद ही कह रहा हूँ। आपकी अच्छी बात है, आपके अपने लोग एतराज कर रहे हैं, आपको पता है? नहीं, मुझे किसने नहीं कहा। जरा चला सकते हैं हम शिबली फराज साहब का क्लिप? वो नहीं समझते कि ये कोई अच्छी बात है कि जब खान साहब नहीं करवाते कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो बाथरूम की तो कोई हैसियत ही नहीं। तो ज़ाहिर है इशू ये है कि वो तो नैब ने किया ना, नैब तो हमारा नहीं है। प्राइमरी जो लिखा है बेसिकली जो है उनको जो लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया है कि जो केसेस हैं जिस तरह से आप कह रही हैं प्रोसीड नहीं कर रहे, तो जो
इस वक्त क्रिमिनल लॉयर्स हैं, फ्रेंकली जो लोग भी फैसल को जानते हैं, उसका वो अपने तौर के ऊपर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट क्रिमिनल लॉयर्स जो यहाँ पे है एज एडवोकेट जनरल भी। सो उसको उन्होंने पिक कर लिया होगा कि उनको आप लगा दें, बट मेरा ख्याल है कि वो ना लगे, किसी और को लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेपोटिज्म की एग्जांपल सेट हो गई थी, अवॉइड किया ना करना चाहिए था। देखिए नेपोटिज्म की एग्जांपल तो ये है ना कि आपका भाई इंतहाई नालायक हो और उसको कोई आता जाता ना, और आप डॉन में उसको अपना प्रोड्यूसर रख लें, तो ये नेपोटिज्म होगा। एग्जांपल माजरत के साथ ये नहीं है, नेपोटिज्म की एग्जांपल ये है कि आप अपने भाई बंदों को लगा दें, चाहे वो लायक हो चाहे नालायक हो। नहीं एग्जैक्टली, चाहे लायक हो ये नहीं है। आपने मुझे कहा, फिर अगर आप ये कहे कि वो लायक हो और फिर भी ना लगाएं तो वो भी गलत है। ओके, आपने मुझे कहा कि क्लासिक एग्जाम्पल थी पढ़ के ना आने की, तो मैंने आपसे कहा कि कर्जे उससे ज्यादा ले लिए। हाँ। मेरे पास पूरा फिगर है, 47,829 अरब के आप लोगों ने कर्जे ले लिए। जब ये हुकूमत गई थी तो 29,879। उसके बाद महंगाई में 8.9 आप लोग चले गए, पिछली हुकूमत 4.68। तजारती खसारा बढ़ गया, गर्दिशी कर्जे 2,324 बिलियन। बताइएगा कि 2018 में जब ये हुकूमत गई थी उस वक्त कर्जों का इनफ्लो कितना था? अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, बता दो ना सर, एक और बात सुन लीजिए। करप्शन का खात्मा आप लोगों की अव्वलीन तरजीह थी हुकूमत में आने के बाद। बहुत कम हुई है, करप्शन कम नहीं हुई है सर जी, करप्शन बढ़ गई है। आपका जो ट्रेंड, जो करप्शन इंडेक्स पाकिस्तान है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, मैं बता रही हूँ सर, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। जनवरी 2000 किसका है? सब किसका? डॉन ने को कर लिया, अपने बना लिया सर। जनवरी में ये एक रिलीज होता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसके मुताबिक करप्शन पे जो पिछले साल आप 120 पे थे, अब आप 124। तो मुझे आप बताइए किस पे करप्शन का इल्जाम है फेडरल कैबिनेट में? अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाए या कोई बंदा करे, आपके पास अदालत में, आपको अदालत नहीं जाना चाहिए, आप ये कह रही हैं? स्टे ऑर्डर ले लें कि इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। छोड़ें, आप आगे चलें। स्टे ऑर्डर ले लेना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। किसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? बीआरटी केस। बीआरटी के ऊपर क्या केस है? बीआरटी के ऊपर पूरा केस है। अब आप मुझसे कहेंगे कि उसकी भी डिटेल्स मैं आपको दे दूं। मैं आपको बीआरटी पे मैं आपको बीआरटी पे भी सुनने। बीआरटी के ऊपर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जो खुद डोनर है, जिसके कर्जे से बीआरटी बनी है, उन्होंने पूरी रिपोर्ट शाये की। उन्होंने कहा जी यहाँ पे कहीं पर भी कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। बीआरटी के ऊपर इल्ज़ाम क्या है, बीआरटी के ऊपर डिले क्या है? बीआरटी के ऊपर डिले ये है कि आपने पहले कहा कि ये 27 किलोमीटर की होगी, वो आपने 70 किलोमीटर की बना दी। कॉस्ट इंतहा से ज्यादा बढ़ा दी। आपने 26 किलोमीटर से 70 कर दी, तो कॉस्ट तो बढ़नी है ना। बिल्कुल बढ़नी है, वक्त डिले हो गया, कॉस्ट बढ़नी है। बिल्कुल सही है, आपकी बातें बिल्कुल जायज है। तो फिर केस चलते रहने देना चाहिए था, ठीक है? फिर स्टे ऑर्डर नहीं लेना चाहिए था कि अभी फिलहाल गवर्नमेंट का तो कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। वो इशू ये था, स्टे ऑर्डर ये था कि अगर आप उनकी, जब आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन गया और वो प्रोजेक्ट फंक्शनल नहीं होगा, तो जो आपने वहां चीजें लगाई हैं वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। लिहाजा आपने उसको जो है चले नैब की आपने बात की, नैब प्रोसिक्यूटर की भी बात की, तो नैब का चैप्टर भी मैं यही क्लोज कर देती हूँ। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी 4 साल के बाद, यानी अभी मैं ख्याल 8 अक्टूबर को उनका टेन्योर मुकम्मल हो जाएगा। नॉन एक्सटेंडेबल पोस्ट है, लेकिन अब आप एक और तनाज़े में पड़ रहे हैं कि नहीं, इन्हीं को हमने या तो इनको एक्सटेंशन देनी है, और अगर नए चेयरमैन नैब को लगाना है तो फिर ऑपोजिशन लीडर जो लाखों यकीनन वो भी वोट लेकर आए, उनसे मुशावरत नहीं करनी। क्यों? इसलिए नहीं करनी, हमने ये नहीं कहा लाखों लोग जो मुशावरत। पहली बात तो ये कि इसका आईनी तरीका क्या है। आईनी तरीका यह है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ आपने मुशावरत करनी है, कमेटी के साथ नहीं करनी। जैसे आपने इलेक्शन कमीशन है उसमें आपने करनी। जी, अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नैब के मुल्ज़म हैं, उनके ऊपर नैब ने ये केसेस बनाए हुए हैं, और वो केसेस सिर्फ इसलिए शहबाज शरीफ आज बाहर हैं कि वो केसेस डे टू डे नहीं चल रहे। जिस दिन ये केसेस डे टू डे चलेंगे, शहबाज शरीफ साहब जेल में, फैसल हुसैन साहब के बाद, वो तो इसमें केस में वकील नहीं होंगे नहीं। दूसरा जो इशू है वो ये है कि चूँकि इन्होंने वो किया, शहबाज शरीफ साहब के मुकदमात हैं, ये ऐसे ही है कि हम चोर से पूछें कि आप बताइए आपका तफ्तीशी कौन होगा। ठीक है, लिहाजा शहबाज शरीफ साहब से हम कंसल्टेशन नहीं करेंगे। ओके, और ये हतमी फैसला है, ये हतमी फैसला है, हमने बता दिया है। हम शहबाज शरीफ साहब से हम कंसल्टेशन नहीं करना चाहते। अब इसकी कोई और कानूनी क्या निकल सकता है जवाब, उसके लिए हमने लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल साहब को मामला भेजा है कि इसको आप देखें और बताएं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो आगे उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो यही है कि जी आप इनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तौसी कर दी जाए, लेकिन उसके लिए फिर आप आइन के पाबंद हैं, क्योंकि ये नॉन एक्सटेंडेबल पोस्ट है। उसके लिए क्या करेंगे, या अंडर कंसीडरेशन है ये चीज़? पहली बात तो ये है कि आइन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये कानून अंडर कंसीडरेशन है ये चीज़।
पहली बात तो यह है कि आप फर्क पता होना चाहिए ना कि आइन क्या है और कानून क्या है। ऑर्डिनेंस में और लॉ में फर्क है। अंडर कंसीडरेशन, मुझे पता है, बहुत अच्छे वकील हैं, अंडर कंसीडरेशन है ये चीज, तो ये करने जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या वो देते हैं लॉ मिनिस्टर, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है? लॉ मिनिस्टर देखते हैं क्या ऑप्शन देते हैं। ओके, नज़ीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं यहाँ पे, मुख्तसर सा ब्रेक लेके वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। लूटी हुई दौलत की आपने बात की और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि वो आपका एक बहुत बड़ा वादा भी था। अभी जो UNGA का जो इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने वर्चुअल खिताब किया, उसमें उन्होंने उन ममालिक से जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ उनसे उन्होंने उनको एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ से जो लूटी हुई दौलत जाती है वहाँ पर चली जाती है, बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है, वो ममालिक वो वापस कर दें। आपके दावे, अभी आप मुराद सईद के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, वही मुराद सईद है जो कहते थे 200 अरब लेकिन उनके मुंह पे मारेंगे। सर 1 अरब भी मुंह पे नहीं मारा आपने। नहीं, पहली बात तो ये कि मुराद सईद क्या बात कर रहे थे। मुराद सईद ये बात कर रहे थे कि जब आप ऐसी हुकूमत लाएंगे जिसकी क्रेडिबिलिटी होगी तो लोग वहाँ पे आएंगे, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, 2 अरब नहीं 200 अरब रुपया जो है वो लेके आएंगे। वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उनकी बात सही साबित हुई। हमने आज अपनी इंडस्ट्री अपने सतह पे खड़ी कर ली, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हुई। जो आज मुराद सईद ने भी आपके सामने जो रखा है और जो मामला वो ये था कि जो 1000 करोड़ रुपया ज़्यादा दिया गया सड़कों के ठेकेदारों को उस मद से जितने में आज PTI सड़कें बना रही है, अब जब डिस्पाइट द फैक्ट कि कीमतें तमाम चीज़ों की ऊपर गई हैं। तीसरी बात आपने बिल्कुल सही कही, आपने मान लिया कि कीमतें ऊपर गई हैं। एक क्लासिक एग्जांपल माइनस कर दीजिएगा, थोड़ा सा पड़ा था कि महंगाई बढ़ गई। चीज़ें इसलिए ऊपर गई हैं कि पिछले हुक्मरानों ने 1947 से लेके 2008 तक जब जरदारी साहब ने कदम रंजा फरमाए अपने प्रेसिडेंसी में, उस वक़्त तक पाकिस्तान का जो कुल कर्जा था वो 6 ट्रिलियन था। और 2008 से 2018 तक जब नवाज शरीफ निकले हैं, हमारा कर्जा बढ़ के 27 ट्रिलियन पे चला गया। अब ये जो 23 ट्रिलियन का कर्जे का इजाफा हुआ, आज अगर कीमतें महंगी हैं तो उसकी वजह से महंगी हैं, आज अगर डॉलर स्टेबल नहीं है तो उसकी वजह से स्टेबल नहीं है। और एक मिनट सिर्फ आखिरी बात, पिछली हुकूमतों को आप मोदी इल्जाम ठहराएंगे जब तक जो ये अपना मसाइल हल नहीं होते। 30 साल जब आप 10 साल मसाइल हल नहीं किए, जब वो 10 साल लगातार हुकूमत में रहे और उन्होंने इतना बड़ा बोझ पाकिस्तान के अवाम के ऊपर लाद दिया, आप क्यों चाहती हैं कि हम और पाकिस्तान के लोग ये चीज़ भूल जाएं और आगे चले? आगे कैसे चले जब आपको आगे ना चले मगर खड़े भी तो ना रहे। जब आपको हर पार्टी के दौर की बात करते हैं तो मुझे वो फवाद चौधरी याद आ जाते हैं जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के एडवाइजर थे, फिर वो भी याद आ जाते हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद में एडवाइजर उस वक्त उधर थे ना। इशू क्या है? इशू ये है कि ये जो हकायक हैं ये तो आप पता ही अब चल रहे हैं। अब इशू ये है कि प्रॉब्लम ये है कि जो इस वक्त के कर्जे हैं वो जब तक आप वो स्टेबलाइज नहीं होते हैं, डॉलर स्टेबलाइज नहीं हो सकता। जब आपको हर साल आपके कर्ज़ों में आपके इजाफा हो रहा है और आप उन कर्ज़ों को अब $10 बिलियन तो 3 सालों में आपको वापस करना पड़ गया। अगर आलमी मार्केट में तेल की कीमत चली गई है 40-45% ऊपर, तो पाकिस्तान में नीचे कैसे होगी? एक ही तरीका है ना कि आप सब्सिडाइज कर देंगे। सर मुझे नहीं पता कैसे होगी, ये तो आप जैसे लोग बता सकते हैं, लेकिन हम तो वो सुनते थे जब इमरान खान साहब कहते थे कि पेट्रोल की कीमत ऊपर जाएगी, या असद उमर साहब कहते थे तो इसका मतलब है हुक्मरान चोर है। आप कहते थे असद उमर साहब ने क्या कहा? असद उमर साहब ने कहा ना, तो हमें तो अभी तक उनकी कानों में आवाज गूंजती है। असद उमर साहब क्या कह रहे थे? आज भी ये कहेंगे? असद उमर साहब ये कह रहे थे, हाँ आज भी उन्होंने आज भी ये कहेंगे कि आज ऊपर जाएगी तो आज का मतलब हुक्मरान चोर है। क्यों चोर है? जब आप 1 लीटर के ऊपर 30 रुपए लेवी लगा देंगे और वो टैक्स का पैसा जो है वो फिर आप खर्च करेंगे, जिस तरह से आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, उसके नतीजे में कीमतें ऊपर जाएंगी। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं कि आज गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्स रेट इसके ऊपर नहीं है, तेल के ऊपर। आलमी मार्केट में ऊपर जाने की वजह से वो ऊपर जा रहा है। अब आप कम तब कर सकते हैं जब आप सब्सिडी करें। सब्सिडी आप तब देंगे जब आपके पास फालतू पैसे होंगे, और फालतू पैसे आपके पास कैसे होंगे जब हर साल आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसे वापस करने हैं।
तो हम इसी घन चक्कर में रहेंगे। ये घन चक्कर में आप रहेंगे, इसी घन चक्कर में रहेंगे। बहुत शुक्रिया, हमें आपने ज़हनी तौर पे तैयार कर दिया। लगे हाथों तोशा खाना भी पूछ लेती हूँ, ऐसी क्या तफसीलात है और ऐसी क्या हसास मालूमात है कि जो देंगे तो जो दोस्त ममालिक नाराज़ हो जाएंगे? नहीं, ये हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, स्पेशली अरब मुल्कों के साथ, उनके साथ हमारे ये एक समझिए कि रूल्स हैं उनके। वो ये कहते हैं कि जी जो तोहफे हम देंगे आपने उनको डिस्क्लोज नहीं करना। ये कुछ उन्होंने प्रोटोकॉल्स हैं जो कैबिनेट मिनिस्ट्री के साथ हमारे हैं, ये प्रोटोकॉल्स है। लेकिन कैबिनेट मिनिस्ट्री ने जो हुआ कि जी तफसीलात शाया की जाए, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। आपने जाके हाई कोर्ट पे अपील कर दी कि नहीं जी इसको शाया ना किया जाए। नहीं, ये इन्होंने कहा इन्फॉर्मेशन, उनको प्रोटोकॉल्स का नहीं पता था। इन्फॉर्मेशन कमिशन ने ये कहा, हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा। आपने जाके कहा ना कि जी ये इन्फॉर्मेशन कमीशन पे आपने कहा कि ये तफसीलात जारी नहीं होनी चाहिए। हमने इन्फॉर्मेशन कमीशन को ये कहा कि ये बिकॉज ऑफ दीज रूल्स ये जारी नहीं होनी चाहिए। और हाई कोर्ट किस चीज़ का डर है? इसलिए कि ये जो अरब ममालिक में जो हुक्मरान हैं वो नहीं चाहते कि वो जो प्रेजेंट किसी दूसरे मुल्क को दें, फिर उनके कंपैरिजन शुरू हो जाएं कि हमने क्या दिया और आपने क्या दिया। और भी कल्चरल वजूहात भी होती हैं जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि ये चीज़ें डिस्क्लोज। सर आप यहाँ पे भूलिएगा नहीं कि ये जो तोशा खाना के केसेस ही पिछले हुक्मरानों पे बने रहे, वो केसेस और हैं। नहीं अब और तो होंगे, एग्जैक्टली तो नहीं होंगे, मगर उनसे हम तफसीलात मालूम करते रहे। और पहले वो रिलीज भी होते रहे, वो भी मुझे पता है। वो BMW गाड़ियों के भी हैं, वो हार के भी, जब वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ले गए तो उसमें भी बड़ा इशू बना। लेकिन मैं आपको ज़हनी तौर पे तैयार इसलिए कर रही हूँ कि अभी आप हुकूमत में है ना, सब अच्छा लग रहा है। हुकूमत से यही जब जाएंगे तो यही केसेस गले का हार बनने चाहिए। लेकिन इशू ये है कि जहाँ पे गलत कोई करे उसके ऊपर केसेस बनने चाहिए। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि वो केसेस क्या है। वो केसेस ये हैं कि जो गाड़ियाँ तोहफे में मिलती हैं उनकी आप कैटेगरी चेंज नहीं कराते। और वो ये नहीं हो सकता कि आप उस वक्त 15% के ऊपर जो एवेल्यूएशन थी वो करके आप चीज़ ले लेते थे, अब हमने उसको 50% कर दिया। उन्होंने क्या किया कि फॉर एग्जांपल BMW गाड़ी मिली है अगर किसी से, तो BMW गाड़ी की जो प्राइस है उसको नीचे बताया गया और नीचे बताने के बाद उसको ही 15% दे के वो पैसे जो हैं वो उन्होंने गाड़ियाँ अपने पास रखनी। और वो वाज़ेह तौर पे कानून में था कि गाड़ियाँ ये चीज़ें जो हैं आप तोशा खाने से डिक्लेयर नहीं करेंगे, वो गवर्नमेंट की मिल्कियत रहेगी। ठीक है, वैसे तो ज़ाहिर है ये उसका भी एक प्रोटोकॉल यही है ना, जो रूल आप कह लें, कानून उसके हवाले कह लें कि जी सरकारी मुलाजमी या सरकारी मुलाजमी बेसिकली उसमें हिस्सा ले लेते हैं। क्या तोशा खाना के में तहाइफ जो PTI के दौरे हुकूमत में मिले, उसमें से आपने कहा 50% एवेल्यूशन हमने उसको चेंज किया, उसमें कुछ वज़ीर आज़म साहब ने भी लिया है? ये मुझे पता नहीं, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो रूल्स हैं या तो कैबिनेट में शेयर होंगे तभी मैं बता सकता हूँ। आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता। लेकिन आप इसकी तरदीद भी नहीं करते कि वज़ीर आज़म साहब या उनकी अहलिया ने, उनकी फैमिली ने उसमें से 50% की एवेल्यूशन के बाद खरीदा हो। जब ये कैबिनेट में आता ही है, अगर इशू आता है वहाँ पर डिस्क्लोज करते हैं तो फिर ही मैं को बता सकता हूँ चीज़ें। आपके इल्म में नहीं? मेरे इल्म में। लेकिन हो भी सकता है कि मुझे पता नहीं, हो भी सकता है। मैं आपसे दोबारा मैं बता देता हूँ, मुझे इल्म नहीं। अच्छा, आपको इल्म नहीं। इलेक्टोरल रिफॉर्म सर, जो चीज़ अब जाके हो रही है कि कमेटी एक तश्कील दी जाएगी, PMLN भी उस पर पार्शली एग्री है, उनकी अपनी कुछ रिजर्वेशंस है या उसको कुछ तजावीज़ कह लें, ये तकरीबन 1.5 साल 1 साल आप इस इशू को पीटते रहे। सर ये काम जल्दी पहले क्यों नहीं कर लेते? वक्त ज़ाया होता है अवाम का। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो ये सवाल तो आपको पूछना चाहिए शहबाज शरीफ साहब से या नवाज शरीफ से या फिर जरदारी साहब से या उनसे। हाँ बिल्कुल इजाज़त है, वो आ जाएं, अपने आप को अदालत में सबमिट करें और उसके बाद वो जाए अपने कानून के मुताबिक उनके ट्रीटमेंट करेंगे। उनके ऊपर इंटरव्यू में इसलिए तो बैन नहीं है कि वो कोई, हमने को बैन नहीं किया हुआ क्योंकि वो मफरूर हैं, इसलिए उनके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। जहाँ तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला है, ये 2017 से 2016 में ये शुरू हुआ था। 2017 में सेनेट की कमेटी क्रिएट की गई, फुल हाउस कमेटी बनाई गई जिसको रज़ा रबानी साहब, डॉक्टर शीरी मज़ारी, उसके बाद ये PMLN के सब लोगों ने मिल के ये रिफॉर्म प्रोसेस जो है वो शुरू किया। उस प्रोसेस को दोबारा हमने आगे बढ़ाया और हमने अल्टीमेटली अपने 49 रिफॉर्म्स जो है वो हमने पेश किए कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जिनकी तरफ हम बढ़ना चाहते हैं। उनमें एक अहम रिफॉर्म ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि जो जुडिशल कमीशन था नासरुल मुल्क साहब का, उसमें यह बात सामने आई कि तकरीबन 70% जो धांधली के इल्ज़ामात हैं वो जब वोटिंग ख़त्म हो जाती है और काउंटिंग के दौरान आता है उस वक़्त अराइज़ होते हैं।
हमारी नज़र में उसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करेंगे तो पोस्ट वोटिंग सारी आपकी जो धांधली की शिकायत हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और हम ये समझते हैं कि उसके ऊपर कंसेंसस होना चाहिए। ठीक है, और कंसेंसस से हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक और मुख्तसर सी ब्रेक, लेकिन वापस आएंगे और यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। शाहिद खान साहब की एक तजावीज़ है, वो ये कहते हैं कि जो भी लोग, जो सी मुराद जो भी अगर इन्वॉल्व हुआ इलेक्शन के नताइज तब्दील करने में या इलेक्शन चोरी करने में या किसी किस्म के प्रेशराइज लोगों को करने में या उनका ओपिनियन चेंज करने में, तो उस पर आप ट्रीजन का केस बनाएंगे। ये भी आप अपने इलेक्टोरल रिफॉर्म में इस चीज को शामिल करें, ये की जा सकती है। पहली बात तो शायद खान अब्बासी आपको पता ही नहीं है फिर चीज़ का। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन, और जो आपको पता होना चाहिए वो आपको नहीं पता। ठीक बात है, हमें भी हर चीज़ का तो नहीं पता हो सकता, ये बात आपकी सही है, लेकिन वो प्रॉब्लम उन लोगों से आती है जो उनको कुछ पता नहीं होता बट वो समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है। प्रॉब्लम असल वो लोग होते हैं, वो लोग नहीं होते जिनको थोड़ा बहुत पता नहीं होता। अच्छा, अब इशू ये है कि ये जो इस वक्त इलेक्टोरल ऑफेंसेस का पूरे 2 चैप्टर हैं इस वक्त इलेक्शन ऑफेंसेस में, उसमें एग्जैक्टली पता है कि जो आदमी वोट को रिग करेगा उसकी क्या सज़ा है, जो शनाख्ती कार्ड गलत इस्तेमाल करेगा उसकी क्या सज़ा है, उसके बाद इलेक्शन रिग होगा उसकी क्या सज़ा है। लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब को मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर ये आर्टिकल 6 अप्लाई होता ना तो शाहिद खान अब्बासी और उनकी लीडरशिप जो है ना वो फांसी के तख्ते पे झूल चुके होते अब तक, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 1988 के बाद एक इलेक्शन भी नून लीग जो है वो सिस्टमेटिक धांधली के बगैर नहीं जीती। हर इलेक्शन में धांधली करके एजेंसियों के साथ, और ये वाहिद पार्टी है, बाकी किसी पार्टी के ऊपर जो है ना इल्ज़ाम तो लगाते हैं, साबित तो नहीं हुआ, ये वाहिद पार्टी है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया हुआ है कि 1990 का इलेक्शन की धांधली से और एजेंसीज की मदद से जीत के आए थे। तो खान अब्बासी साहब को चाहिए कि इस तरह के मुतालबे करने से एहतियात करें। तो सर ये तो शायद खान अब्बासी तक मैसेज चला गया होगा, मगर अब वो नजरियाती भी तो हो गए ना उनके लीडर, तो वो कह रहे हैं अब नहीं होना चाहिए, ज़रूरत के वक्त हो जाते हैं फिर बदल जाएंगे। अभी भी देखिए नवाज शरीफ वैसे इसमें हर्ज क्या है? ये तो आपके लिए भी अच्छी फायदेमंद चीज है। ये पहले ही कल को आपके ताल्लुकात खराब हो गए, फिर आपको इलेक्शन नहीं जीतने दिया। इलेक्शन को कभी पाकिस्तान में इस तरह से रिग नहीं होते जिस तरीके से ये अभी बातें कर रहे हैं, इसलिए कि आप बड़ा मीडिया आगे चला गया है। हम जो इलेक्टोरल रिफॉर्म 2013 के रिग थे नहीं थे, 2013 में 4 हलकों का जिनको कहा गया था ना वो चारों हलकों में दोबारा रीपोलिंग हुई, क्योंकि चारों में जो है वो रिगिंग हुई थी। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो रिगिंग का प्रॉब्लम्स है ना, हमने 49 रिफॉर्म्स दिए हैं, उनसे हम समझते हैं कि इलेक्शन में रिगिंग जो है वो बड़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। आप उसके ऊपर गौर करें। अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन में रिगिंग, मुझे पता है इमरान खान से पहले कभी किसी हुकूमत ने इतना एम्फेसिस किया है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। ये तो इमरान खान एम्फेसिस कर रहे हैं, करना तो अपोजिशन को चाहिए कि इलेक्टोरल। और फिर जब स्पेशली लेट से आप ये कहते हैं कि ये हुकूमत आपकी है, फिर उसके बाद फ़ौज आपके साथ है, फिर इदारे आपके साथ हैं, तो फिर तो हमें तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम इतने वेल एंट्रेंस्ड है सिस्टम में, तो हम क्यों कह रहे हैं रिफॉर्म्स का? रिफॉर्म्स का तो आपको कहना चाहिए। सर रिफॉर्म्स का तो कहना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मसला सारा यही बन जाता है ना कि उनके कंसेंसस के बगैर नहीं हो सकता ना। मैं तो जब तक आप कॉन्फिडेंस मिलेंगे, आप कंसेंसस करें ना, कंसेंसस डेवलप करेंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब इस पर भी राजी नहीं है। वो कहते हैं नून लीग भी अपनी पोजीशन क्लियर करे कि अगर वो जाके उस कमेटी में बैठ रही है कि जी इलेक्टोरल। लेकिन ना फजलुर रहमान है, नवाज शरीफ है या मरियम नवाज है, इन तीन का एक प्रॉब्लम है, ये तीनों सिस्टम को गिराना चाहते हैं क्योंकि ये सिस्टम का हिस्सा नहीं है। शहबाज शरीफ हो गए या पीपल्स पार्टी हो गई, उनकी पोजीशन इसलिए डिफरेंट है कि वो सिस्टम में शामिल हैं। एक लीडर ऑफ द अपोजिशन है, दूसरों के पास सिंध की पूरी हुकूमत है, फिर पार्लियामान में वो खुद बैठे हुए हैं। सो आपको इनकी अप्रोच में एक फ़र्क नज़र आता है। नवाज शरीफ, मरियम और जो फजलुर रहमान है वो कहते हैं कि किसी तरीके से ये सिस्टम डूब जाए, ख़त्म हो जाए, फिर शायद हमारा कोई चांस बनेगा। क्योंकि इस वक्त तो देखिए ना, अगर ये सिस्टम ये कंटिन्यू करता है तो मरियम नवाज सज़ा याफ्ता है, नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता है, वो तो दोनों वैसे सिस्टम से आउट हैं। फजलुर रहमान साहब को पता है कि उनकी स्ट्रेंथ ही नहीं रह गई, वो बिल्कुल ही फारग हो गए हुए हैं। लिहाजा ये इस सिस्टम में उनको सूट ही नहीं करता, उनको डेमोक्रेसी ही पाकिस्तान में सूट नहीं करती। ठीक है सर, अफगानिस्तान में मुख्तसरन सी बात करती हूँ, मैं मुख्तसरन सी कर रही हूँ। अदरवाइज जो 25 मिनट का खिताब था UNGA में वज़ीर आज़म का, उनमें से ज़ाहिर 11 मिनट तो उन्होंने अफगानिस्तान को लिए, मामला भी बड़ा अहम है। लेकिन फवाद चौधरी साहब जब PTI की हुकूमत में नहीं थे तब इन्हीं वज़ीर आज़म को तालिबान खान आप कहते थे। आज हम लग रहा है कि हम दुनिया को ये बावर कराने की ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं
या प्रेशराइज कर रहे हैं कि जी तालिबान हुकूमत को तस्लीम करें, उनको स्पेस दें, उनकी बात सुनाई जाए, तो हमें लग रहा है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा उनकी वकालत कर रहे हैं। ये इंप्रेशन डेवलप हो रहा है। जो आपका इंप्रेशन है ये बिल्कुल आई वुड से कि वो लोग हैं जो समझते हैं कि PTM वगैरह का मौक़िफ़ सही है। वहाँ पे एक हुकूमत जो इस वक्त कायम हुई है तालिबान की, हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो ये रास्ते हैं कि अमेरिका या वेस्ट दोबारा वहाँ पे सारी अपनी फ़ौजें भेज दे अफ़गानिस्तान में, हम दोबारा लड़ाई कर लें। 20 साल वहाँ पे ये लड़ाई रही है, क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं। ज़ाहिर है जो आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो आपके नहीं निकले हैं। अब वहाँ पे लड़ाई है पख्तूनों की वर्सेस अदर एथनिक ग्रुप्स। जो इस वक्त इमरान खान बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप इंक्लूसिव हुकूमत क्रिएट करें। अशरफ गनी को भी हम यही कह रहे थे, आपको याद होगा अशरफ गनी के इलेक्शनों से पहले प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये कहा कि आप इलेक्शन फ़िलहाल भूल जाएं, आप आके इसको इंक्लूसिविटी की तरफ जो है वो कोशिश करें। उसके बाद हमने इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें हमने ताजिक और तमाम लोगों को इन्वाइट किया। अशरफ गनी ने वो सबोटाज कर दी और उनको वहाँ से भागना पड़ा। अब भी वहाँ पे 48-50% पख्तून है जो बुनियादी तौर के ऊपर तालिबान जो एक आप समझिए जो पूरा है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अफ़गानिस्तान के ऊपर उन्होंने पूरी अपना उनका कब्ज़ा हो गया और बग़ैर ब्लडलेस एक कतरा वहाँ खून का नहीं बहा। इसका मतलब यह है कि अवामी सपोर्ट भी उनके साथ है। अब अगर आप उनको तस्लीम नहीं करते हैं, आप उनके साथ काम नहीं करते हैं, तो क्या होगा? अफ़गानिस्तान कमज़ोर हो जाएगा। जब अफ़गानिस्तान कमज़ोर हो जाता है वहाँ पे आप इकनॉमिकली कोलैप्स कर जाएगा, सारे वहाँ पे दाइश वहाँ के ऊपर तगड़ी हो जाएगी, अलकायदा तगड़ी हो जाएगी, ये सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे आके बैठ जाएंगी। जो पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लग रहे हैं और जो पाकिस्तान पे फिर अमेरिका वाली एग्जांपल, अभी मैं सुन रही थी कि एहसन इकबाल साहब या कोई अपोजिशन से ही बात कर रहा था कि जो UNGA का जो इजलास हुआ उसमें वज़ीर आज़म खुद नहीं गए। वो शर्मिंदगी से बचने के लिए नहीं गए क्योंकि जो बाइडन ने उनको अभी तक टेलीफोन नहीं किया, कोई साइड लाइन मुलाकातें नहीं थी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जाके जो बाइडन से मिल रहे थे। ऐसे ही है। तो जो बाइडन से जो मुलाकात हुई है मोदी साहब की वो कहाँ हुई है? वो क्वाड में हुई है। क्वाड से पहले हुई है, क्वाड के इजलास से पहले, उस इजलास से पहले क्वाड के ही सिलसिले में हुई है। और वो क्यों हुई है? सिलसिला थोड़ी ना, व्हाइट हाउस में मुलाकात होती है, उसके बाद टाइम आता है क्वाड की मीटिंग, उसके बाद सिलसिला इंपॉर्टेंट है ना, तब ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वाड भी क्या। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटी चाइना जो मामलात हैं उसके लिए बनी है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर आपने चाइना के खिलाफ जाके मिलना है बाइडन साहब से, आपकी मर्जी है। क्यों? अपने ताल्लुकात हम इससे पहले जो मिलते रहे, मैं कह रहा हूँ सुदूर से, तो क्या चाइना के खिलाफ जाके इन्होंने क्या, इमरान खान ने एक और बहुत बड़ी तब्दीली की है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। इससे पहले क्या होता था, मोदी को शादी पे बुला लो, फलाने से तोहफे ले लो, फलाने को तोहफे दे दो, सिर्फ अपनी पर्सनल रिलेशनशिप बना दो। इमरान खान ने पहली बार पब्लिक डिप्लोमेसी का रास्ता बनाया है। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का दौरा ये मनसूख हुआ है, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का दौरा मनसूख हुआ है। पहली बार हुआ है कि वहाँ का मीडिया, वहाँ की जो क्रिकेटर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत के ऊपर दबाव डाला कि ये आपने बिल्कुल गलत किया। वहाँ से इसी तरह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इसी तरीके से आप देखिए इमरान खान का जो मीडिया एक्सपोजर है, नवाज शरीफ ने तो जिंदगी में कभी इंटरव्यू नहीं दिया था, 5 साल नहीं दिया था। कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं खान साहब का? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उन्हीं से, वो पिछले वज़ीर-ए-आज़म है जो तनकीद कर रहे हैं आपके एहसन इकबाल साहब, उन्हीं के चमचे हैं ना, तो मैं उनको याद करा रहा हूँ। नवाज शरीफ ने तो कभी पर्ची के बगैर, अगर आप वकालत करेंगे ना इमरान खान साहब की, अपने वज़ीर आज़म की, तो आप चमचे हो जाएंगे। नहीं, चमचे नहीं होंगे, उन्होंने मिसाल दी है ना उनकी। अच्छा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। इशू ये है कि उन्होंने तो कभी ज़िंदगी में पर्ची के बगैर 4 लफ्ज़ नहीं पढ़े, उनको एहसास नहीं है पब्लिक डिप्लोमेसी क्या होती है। इमरान खान ने आकर पहली बार जो है वो ये किया है कि उन्होंने इस चीज़ को, हम पब्लिक टू पब्लिक बात कर रहे हैं। इमरान खान ने इस हफ्ते ही आप देखिए, उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया, उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया, उन्होंने न्यूज़ वीक में लिखा। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे। एक इल्ज़ाम जो आप पे लग रहा है कि सभा टेलीविज़न के जो आपने राइट्स गए हैं अलीम खान और उनकी बेटी को, उनके करोड़ों के वाजिबात थे जिनकी अदायगी के बगैर उनके नाम शेयर्स ट्रांसफ़र हुए और आपने इन्फ्लुएंस किया। देखें, पहली बात तो यह है कि ये मैंने भी पढ़ा है अखबार में, फिर मैंने उनसे पूछा है पैमरा से कि कोई थे वाजिबात। उन्होंने कहा कि डॉन TV ने, जियो ने, समा ने और बाकी जो चैनल्स हैं, उन्होंने गैर एक GR कोई अपना टैक्स इनका नेट है,
इन सब ने उनके पैसे पैमरा ने देने हैं और वो मामला कोर्ट में है। ठीक है। तो समान टीवी ने भी ये अंडरटेकिंग दी है कि जब डॉन, जियो और बाकी टेलीविजन दे देंगे डॉन की मैनेजमेंट भी यही है, जियो की मैनेजमेंट भी यही है, उनकी मैनेजमेंट चेंज हो गई है। उनकी मैनेजमेंट ने भी आपके पीटीआई के सीनियर रहनुमा ने उसको खरीद लिया है। तो बेहतर ये नहीं होता जब इतनी साफ चली शफाफ चली, आप इस तरह तो वाजिबात किया जाएगी हो जाती। बिल्कुल बात है। आप पहली बात तो अलीम खान ने नहीं खरीदा, लेकिन इशू ये है कि और उनके रिश्तेदार हैं जिन्होंने खरीदा है, बेटी का नाम भी है। लेकिन आप इस तरह करें कि मैं तो आपसे 100% एग्री हूं, मैं आपसे नहीं, लेकिन मेरा और आपका एक इत्तेफाक कर लेते हैं। रियल एस्टेट कंपनी पार्क व्यू लिमिटेड, मेरी बात सुना, मैं और आप एक इत्तेफाक कर लेना, आप डॉन को भी कहेंगे पैसे दे दें, हम उनको भी कहते हैं पैसे दे दें। सर डॉन की मैनेजमेंट वहीं खड़ी है, मैनेजमेंट वहीं खड़ी है, उन्होंने बेच दिया, उन्होंने भी अंडरटेकिंग दी है, बेच दिया, ओएलएक्स पे डल गया। मैं क्या करूं आपका, क्या आपको ये नहीं पता कि जब कंपनी चीजें खरीदती है तो वो लायबिलिटी साथ ट्रांसफर, तो लायबिलिटीज आप वसूल भी कर सकते थे। अच्छा, मुख्तसर से बार-बार कह रहे हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट में जो गवर्नेंस के मामलात हैं, आपके हमेशा से आप एक क्रिटिक रहे उस्मान बुज़दार के, उसकी एक वजह ये थी कि सीएम पंजाब के आप उम्मीदवार भी थे, तो आज भी आप क्रिटिक हैं? नहीं, मैं तो क्रिटिक नहीं हूँ, आप उम्मीदवार तो थे ना सीएम पंजाब के। देखिए वो तो जो पाकिस्तान पंजाब में जो बंदा भी पॉलिटिक्स करेगा वो उम्मीदवार होगा, उसमें क्या इशू। तो आपको लगता है पंजाब के गवर्नेंस के मामला सही चल रहे हैं? बेहतर है, शहबाज शरीफ से तो बहुत बेहतर है। रियली? इससे भी बेहतर हो सकते थे। जो गलती हुई ना हमसे, जो पहले दिन से वज़ीर आज़म कह रहे थे, इमरान खान कह रहे थे कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आप कराएं, वो जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हमने नहीं कराया ना, उसकी वजह से जो मुकामी गवर्नेंस है ना हमारी, वो उतनी इफेक्टिव नहीं कराए। पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं कराया, तो और बलोच उस तरह से तो फिर हुकूमत है ना सर, पंजाब कराने चाहिए थे ना, 100% कराने चाहिए थे। वजह क्या चीज आड़े आ रही है उसमें? वो पेचीदा है काम। पहले ये कराना चाहते थे, फिर जो स्पीकर थे उन्होंने नहीं माना। कल वज़ीर आज़म साहब कराची जा रहे हैं, कल इंशाल्लाह कराची। अभी जुबैर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि एक नया मंसूबा पीटीआई ने नहीं लगाया। K4 की बात करते हैं हमारा मंसूबा, ग्रीन लाइन की बात करते हैं हमारा मंसूबा। कहाँ थे मंसूबे ये जो जुबैर साहब कह रहे हैं, कहाँ लगे हैं? कराची में सर लगे थे 3 साल पहले। वो कहते हैं मैं तो तख्तियां भी लगा के आ गया था, आप लोगों ने जा के तख्तियों पे कीले ठोक रहे हैं। कब लगाए थे इन्होंने? आप खुद कराची से हैं, 2017 कराची के लोगों से आप पूछ लें कि नून लीग ने कितने बड़े मंसूबे वहां शुरू किए थे। नवाज शरीफ ने शुरू किया था। कहाँ था वो? कंप्लीट आपके दौर में हुआ है। ये ना करें ऐसे बातें करने से। वफाक का था सर, वफाक का हमारा ही प्रोजेक्ट है, इन बेचारों ने कुछ भी नहीं किया कराची। सर ये आप ज्यादती कर रहे हैं, थोड़ा सा दे दें। नहीं, कुछ किया है तो आप बता दें। कराची के सर K4 मंसूबा उनके दौर का था भाई, ग्रीन लाइन मंसूबा भाई सिर्फ कागजों में था ना। मेरा काम भी शुरू हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। मैं बताऊं, मेरे हल्के में एक प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा हमारा नहर का, वो 1898 का प्रोजेक्ट है, पहली बार हुआ। तो अब किया तो पीटीआई को चले जी, किया तो पीटीआई ने। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपसे आपके टाइम का। नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे थे वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी साहब। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह।